उसको ट्विटर पर शेयर करते हुए दिखते हैं। आपको बढ़िया तरीके से बाजार पर मजबूत पकड़ पिछले लगभग 2.5 दशक से रखते हुए दिख रहे हैं बसंत महेश्वरी साहब। नमस्कार बसंत जी। एक ऋतु हरे रंग की छाई हुई फिलहाल बाजार पर, हम लोग शानदार मोमेंटम देख रहे हैं और मेरे ख्याल से ये आपका 30वां बजट होगा जो आप प्री बजट रैली के रूप में परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं बाजार में। क्या कीजिएगा? करना तो कुछ नहीं है, देखना है डाउ क्या कर रहा है, उसके पीछे पीछे हम करते हैं। इम्पोर्टेड रैली है, मेड इन अमेरिका है, हम लोग सब यूज कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। नोट वहां छपता है, भाव हमारे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि LIC का IPO का मैंने देखा आज 3rd वीक में गवर्नमेंट शायद फाइल, अगर LIC का IPO पोस्ट बजट आता है तो ये बात तो सुनिश्चित है कि बजट में कोई धूम धड़ाका नहीं होगा। आपको दुखी नहीं होंगे आप बजट के बाद। कहीं बजट में अच्छी चीजें आ जाए तो गवर्नमेंट को LIC के ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, बट LIC का IPO जो फेब में आएगा उसके लिए मुझे लगता है आपको एक तरफ एक्स्ट्रा सोचकर ये सोचना होगा कि शायद बजट में कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जिससे शेयर बाजार हमारा खराब हो। ऐसा नहीं आना चाहिए। फिर तो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट अपना काम करती है। अब 300 चीज देखकर, हम तो सिर्फ भाव के लिए देखते हैं। बसंत जी, आप कहने की चेष्टा ये कर रहे हैं कि सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करेगी बजट में जो कि बाजार के लिए प्रतिकूल हो और ये रैली आपको चलती हुई दिखेगी और LIC का IPO जब तक नहीं आएगा तब तक बाजार मजबूत रहेगा। क्या मेरी समझ ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नहीं करेगी तो हम नहीं कह सकते शैल जी, कुछ नहीं करनी चाहिए। जी जी। गवर्नमेंट तो कुछ भी कर देती है, बट मुझे नहीं लगता ये करेंगे ऐसा। इन्होंने अभी काफी लोगों से डिस्कशन भी किया है, शेयर बाजार के एक से एक दिग्गजों से इन्होंने डिस्कशन किया है। तो मुझे लगता है बजट में कुछ सरप्राइज आएगा पॉजिटिव साइड से। और बिकॉज अगर गवर्नमेंट को 1 लाख लेकिन अगर बजट को साइड रख दें तो 1 लाख करोड़ का LIC IPO, मुझे डर लगता है इसके बाद बाजार में क्या होगा। इतनी बड़ी लिक्विडिटी सकआउट करना, क्योंकि 1 लाख का IPO होगा तो कम से कम 2 टाइम्स 3 टाइम्स सब्सक्राइब कितने टाइम होगा मुझे पता नहीं। और कितने, इतना रुपया है ही नहीं हमारे पास। ये अमेरिका नहीं है कि इलॉन मस्क आते हैं और $10 बिलियन का टेस्ला बेच के निकल जाते हैं और भाव 10% ऊपर हो जाता है। ये हमारी मार्केट जो है लिक्विडिटी से बहुत इधर उधर हो जाती है, तो उस एंगल से देखना चाहिए। बसंत जी, आप लगाएंगे LIC के IPO में पैसा? नहीं, क्योंकि ये फैशनेबल है कि हाँ LIC है। हमें सिर्फ इंश्योरेंस बिजनेस चाहिए, हमको IDBI बैंक नहीं चाहिए LIC के अंदर जो है। जोड़ते हैं। इंटरेस्टिंग महेश्वरी साहब, बड़ा मजा आया आपका कमेंट सुन के कि 1 लाख करोड़ रुपए का IPO है और ओवर सब्सक्राइब हो गया तो कितना पैसा बाजार से निकल जाएगा। इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा था। लेकिन महेश्वरी साहब, जब आपने शुरुआत की तो आपने कहा कि भाई डाउ है, डाउ को देखिए और उसको चेस करिए। ये बताइए, अब वहां पे देखिए इस टेपरिंग शब्द ने, ब्याज दरों के बढ़ने के अगर आप देखें क्रम ने हमको बहुत परेशान किया। डॉलर इंडेक्स में अगर आप देखें स्ट्रेंथ थी। ये जो ओमिक्रॉन है, कोरोना वायरस की जो नई वेव है US में, इससे लोग कह रहे हैं कि ये जो रेट हाई की प्रोसेस है वो डिफर हो जाएगी। आप इससे सहमत हैं क्या? और ये डिफर होती है तो जो लिक्विडिटी फ्लो टुवर्ड्स इमर्जिंग मार्केट्स और इंडिया है उस पर कैसा प्रभाव देखते हैं आप? इस पर आपकी राय क्या है? बिल्कुल। रेट हाइक आप जब करते हैं जब आपको लगती है इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मलाइज हो रही है। ओमिक्रॉन के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी डिसरप्टेड हो रही है, नॉर्मलाइज नहीं हो रही है, तो फेड वाले जो हैं वो थोड़ा इसको डेफर करेंगे। एक अच्छी बात US फेड में ये है, वो धीरे धीरे इंटरव्यूज के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू लीक करते हैं अपना मन। तो उससे क्या होता है, मार्केट को झटका नहीं पड़ता है। सडनली एक दिन आकर वो नहीं कहते हम ये कर देंगे। अब टेपरिंग की बात वो 6 महीने पहले से शुरू की है, तो बाजार भी धीरे 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 समझ जाता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर दूं कि किसी को ऐसा ना हो, किसी को अगर कैंसर होता है तो उसको धीरे धीरे डॉक्टर बताता है देखो भाई ये बीमारी है, ये ठीक हो सकती है, तुम हिम्मत मत छोड़ो, और फिर फाइनली बोलता है तुमको कैंसर है, तो उसको लगता है अच्छा ठीक है मैं ठीक हो जाऊंगा। दूसरी जगह क्या होता है, अचानक आके बोलते हैं भाई तुमको कैंसर है, 6 महीने की जिंदगी है, जो करना है कर लो। तो वो डिफरेंस है। तो अमेरिका कुछ भी करता है वो, बिकॉज वहां 50% लोग बाजार में इन्वेस्टेड रहते हैं, तो वो अपने मार्केट को बहुत संभालते हैं। और वीरेंद्र जी, एक चीज समझने की है, इतना मेहनत करके उन्होंने डाउ को नीचे से ऊपर लाया है, वो ऊपर से नीचे नहीं ले जाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली अमेरिका में वेल्थ इफेक्ट शेयर बाजार से ही आता है। ये एक बहुत ही सटीक राय है। पूरा का पूरा जो महकमा है अमेरिका में वो इस बात पर लगा रहता है कि आपको हर तरीके का सपोर्ट बाजार में आता हुआ दिखे। और बसंत जी की बिल्कुल सटीक राय कि आप डाउ को देखिए और निवेश कीजिए भारतीय बाजारों में। अच्छा, अब बसंत जी अब ये बताइए
ये जो आपके पास टनों के हिसाब से पैसा आता है पीएमएस में, ये आप कहाँ कहाँ लगा रहे हैं? हम तो उधर ही लगा रहे हैं कि जहां इंटरनेशनली रिलेटेड स्टॉक्स हों, जैसे जैसे अभी बैंक निफ्टी 2 दिन से बढ़ रहा है, तो वीरेंद्र जी को मैंने सुना 3 बार उन्होंने बोला बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी। एक होती है शॉर्ट कवरिंग रैली, एक होती है बिल्ड ऑन रैली। तो जब भी कोई चीज 6% ऊपर खुलता है और सर्किट मार देता है, एफएनओ का चीज, मतलब उसमें शॉर्ट कवरिंग है। जो खरीदता है वो सर्किट मार के नहीं लेता कभी। तो ये जो 700 800 पॉइंट की रैली है, ये नॉर्मली शॉर्ट कवरिंग रैली होती है। एक और शॉर्ट कवरिंग हो जाए, उसके बाद बिल्ड ऑन कितना हो रहा है वो देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अभी भी फाइनेंशियल्स और बैंक से थोड़ा सा बहुत ही समझ के चलना चाहिए। बाकी ग्लोबली लिंक्ड सेक्टर्स जो हैं आपके, वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्लोबल ऑटोज जो है आपके पास, या मेटल स्पेस जो है अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ये सब कंपनियों में आप इन्वेस्ट करें, और जो ग्लोबली लिंक्ड है। और इंडिया सेंट्रिक में थोड़ा सा भी बैकफुट लेना चाहिए। चलिए, इस बीच आप देखिए, महेश्वरी साहब से बात करते करते 17,700 आ ही गया स्कीम पर। कुछ देर के लिए नीचे गए थे और पलट के फिर ऊपर आ गए। निफ्टी अगर आप देखिए 17,703 पर। महेश्वरी साहब, ये आज हमने एचडीएफसी का क्वार्टरली अपडेट देखा, और बीते 6 महीने में आप होम इंप्रूवमेंट वाले स्टॉक्स को देखिए, आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को देखिए। अच्छा, हाउसिंग फाइनेंस का आधा कारोबार जो है बैंकों के पास भी है। ये स्पेस आपको कैसा लग रहा है इस वक्त? महेश्वरी साहब, रियल एस्टेट, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, हाँ जी हाँ जी हाँ। नहीं, रियल एस्टेट तो इंटरेस्ट रेट इतना लो रहेगा तो रियल एस्टेट तो चलता ही है। मतलब मुझे लगता है होम इंप्रूवमेंट, रियल एस्टेट, ये रियली कंज्यूमर कंपनीज है, ये उतने सिक्लिकल्स है नहीं जितने दिखते हैं। तो ये कंपनियां अच्छी करेगी। लेकिन जितने लेवरेज्ड बिजनेस है, जैसे बैंक्स और फाइनेंशियल्स है, वहां थोड़ा देखना चाहिए। बट ये सारी कंपनियां अच्छी करेगी, बिकॉज कोविड के बाद हर आदमी को पता चल गया कि शायद घर बड़ा चाहिए, एक स्टडी रूम चाहिए, तो उस एंगल से डिमांड आ रही है इधर। बसंत जी, आप बहुत अच्छी तरीके से निवेशित थे उन मेटल कंपनीज में जहां पर आप बैलेंस शीट में डेट कम होते हुए देख रहे हैं, और एक बढ़िया प्राइस एक्शन की हम लोगों को उम्मीद थी, कम से कम मेटल प्राइसेस में। अब बैलेंस शीट तो डीलेवरेज हो रही है, लेकिन ये जो लोकल प्राइसेस थे मेटल्स के, ये इतने बढ़े नहीं जो उनका अपना मार्केट है कमोडिटी मार्केट पे। वहां पर कुछ निराशा आपको हाथ लगती हुई दिखी? क्या आप अभी भी निवेशित हैं? क्या आपके हिसाब से रूपरेखा चल रही है मेटल साइकिल की? नहीं, निराशा की बात ऐसी है शैल जी कि कोकिंग कोल का दाम बढ़ गया। फॉर एग्जांपल अगर स्टील कंपनीज ने, तो ऑस्ट्रेलिया में अभी वहां पे सर्दी, अभी वहां पे गर्मी है और मॉनसून है, तो उसके बाद अगर कोकिंग कोल घटता है तो इनकी मार्जिन अपने आप एक्सपैंड कर जाएगी। चाइना जो बिगेस्ट डिसरप्टर होता है, चाइना भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा और न करेगा अभी। तो मुझे लगता है ये भी मार्जिन रहा तो ये सब कंपनियां अपनी मार्केट कैप जितनी कमाई कर लेगी 3-3 साल के अंदर। तो 3 और 4 के पी के स्टॉक के ऊपर फिर तो ज्यादा सोचना नहीं है। बुक वैल्यू के नीचे है, 1-2 तो डेट फ्री हो जाएगी इस कैलेंडर ईयर में। तो ये भाव आपको मिलेंगे नहीं है नॉर्मली। और जब डेट फ्री आप होते हैं तो डेट विल बी रिप्लेस्ड बाय मार्केट कैप। तो मुझे लगता है कि होने को कुछ नहीं है। डिविडेंड यील्ड 7-8% का मिल जाएगा। और थोड़ा सा अगर चाइना का इम्पैक्ट अगर और ठीक रहा, चाइना जैसे रियल एस्टेट को थोड़ा पुश करेगा, तो मुझे लगता है कि वो अपसाइड ही है, डाउनसाइड तो उतना नजर नहीं आता। बसंत जी, आप क्योंकि ये निवेशित स्टॉक्स हैं आपके और पीएमएस में डिक्लेयर्ड हैं और पब्लिकली नोन है, क्या आप अपना मेटल पोर्टफोलियो बताना चाहेंगे? टाटा स्टील है हमारे पास, वो तो सबको ही पता है। वो एक ही स्टॉक में आपको बोलूंगा, बिकॉज आप उसमें भी अगर देखेंगे तो डीलेवरेज कर रही है, उनका कैपेसिटी एक्सपेंशन आ रहा है। और 3 और 4 के पी पे शैल जी आप ज्यादा बिजनेस एनालिसिस, कई बार क्या होता है बिजनेस बहुत अच्छा होता है तो आप बैलेंस शीट एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती है। और जब बैलेंस शीट बहुत अच्छी होती हो तो बिजनेस एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती है। दोनों करने की जरूरत जब होती है जब दोनों ठीक ठाक होता है, फिर आप मिला के करते हैं। तो ये सब ऐसी कंपनियां जिनकी बैलेंस शीट तो कुछ दूसरे लेवल पे जा रही है। अब मुझे लगता है ये साल टाटा स्टील जो है वो टीसीएस जितनी प्रॉफिट कर सकती है ब्रॉडली, ऊपर नीचे थोड़ा हो तो हो।
तो टीसीएस जितनी प्रॉफिट करे और ये मार्केट कैप रहे, तो जैसे कहते हैं ना शोले के पिक्चर में, बहुत नाइंसाफी है। नाइंसाफी आपके सामने टाटा स्टील के साथ होती हुई दिख रही है। बसंत जी निवेशित हैं, 1500 रुपए का हम लोगों ने उच्चतम लेवल देखा। काउंटर आपके सामने फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 1146 पर, और बसंत जी यहाँ पर आपको बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। 2-3 बातें मैं और टाटा स्टील के बारे में आपको बताना चाहता हूं। वीरेंद्र जी, जब तक मैं वो डेटा निकालता हूं, आप चर्चा आगे बढ़ाइए बसंत जी के साथ। जी हाँ, माहेश्वरी साहब, अब मैं आ रहा हूँ एक ऐसे स्पेस पर जिस पर अभी तक बाजार ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। आप देखिए ऑटो, चाहे वो टू व्हीलर स्पेस हो, चाहे वो कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट हो। आज हम सीएलएसए का एक व्यू सुन रहे थे, उनको एक ही तो हमारे पास स्टोरी थी ऑटो में, और वो थी टाटा मोटर्स ईवी। 490 के प्राइस में उनको वो भी एक्सपेंसिव लगता है। ऑटो पर आपकी राय क्या है? कोई इंटरेस्ट ये बाजार इस वक्त ऑटो पे नहीं दिखा रहा है। आपका व्यू क्या है ऑटो पे इस वक्त? नहीं, जो स्टॉक सीएलएसए ने कहा कि वो डाउनग्रेड करना चाहते हैं, हमारे पास वही स्टॉक है। टाटा मोटर रिकमेंडेशन नहीं है। और मुझे लगता है वही एक कंपनी है इंडिया से जो अगले 10 साल के लिए रेडी है कम्पीट करने को। बाकी सब तो अभी भी आईसी इंजन बनाती है, तो दुनिया ईवी पे मूव कर रही है, तो वही एक स्टॉक है। अब स्टॉक तो महंगे सस्ते होते रहते हैं वीरेंद्र जी, आप बेच दें फिर नीचे ले लें 25 रुपए नीचे, वैसे होता नहीं है। तो अगर आपके पास अच्छा है, आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, तो आप दे के रखिए। थोड़ा बढ़ जरूर गया है, बट ठीक है, ऐसे ही चलता है। बट बाकी सब ऑटो कंपनीज समय के साथ नहीं बदल रही है, प्रॉब्लम वही है। मारुति का ईवी का कुछ अभी आया नहीं है, तो वो एंगल से देखना चाहिए। के सामने जैसे जैसे बसंत जी जिक्र कर रहे हैं तेजी का, देखिए निफ्टी दिन के उच्चतम लेवल पर चलता हुआ 17,714, और बैंक निफ्टी की भी तेजी की चहक अब आपको 36,800 की तरफ ले जाती हुई दिखेगी। बसंत जी, आपके बहुत सारे मित्र गण हमारे साथ जुड़ रहे हैं नए साल के उपलक्ष्य में, और उन्होंने एक व्यू बेरिश तो नहीं लेकिन मामूली सा दुखदायक बताया है ऑटो सेक्टर पर, माफ कीजिए टू व्हीलर सेक्टर पर। और वो इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि ईवी का चलन टू व्हीलर्स में ज्यादा है, लेकिन जो फ्रंट लाइन 2-3 कंपनीज हैं वहां पर कोई भी आपको ऐसा अपडेट नहीं आता हुआ दिख रहा। ईवी स्पेस में आपने टाटा मोटर पर लॉन्ग कॉल दिया ही है और आप निवेशित हैं। अलावा इसके एंसिलरीज में कुछ पसंद आता हो तो उसका जिक्र कीजिए। एंसिलरीज में अगर किसी के पास थोड़ा सा व्यू है तो मदरसन सूमी हमारे पास है नहीं, हम ट्रैक करते हैं, देखना चाहिए। यूरोप रिलेटेड है। भारत फोर्ज एक है जो एक्चुअली ऑटो नहीं है, बट यूएस केपेक्स से डायरेक्ट रिलेटेड है, हमारे पास नहीं है, बिकॉज हमें लगता है बाकी स्टॉक्स अच्छे हैं, ये भी देखना चाहिए। तो ये 2-3 एंगल है जो ग्लोबली लिंक्ड है, लेकिन इंडियन कंपनीज है। अच्छा माहेश्वरी साहब, एक और चीज, अभी तक जो आपने इंडिया में जो कोविड की फिगर्स हैं जो ये इस करंट वेव में सर्ज हो रही हैं, उसको आप कितना सीरियसली ले रहे हैं? अल्टीमेटली मेरा प्रश्न यही है, एक वो थीम जिसको बाजार ने CY21 के सेकेंड हाफ में काफी रिस्पेक्ट दी थी, जैसे PVR हो गया, जैसे अगर आप देखें आपका इंडिगो हो गया, जैसे होटल स्टॉक्स हो गए, जैसे टूर्स एंड ट्रेवल्स हो गया, बहुत रिस्पेक्ट दी थी। तो करंट सर्ज इन फिगर्स को आप कितना सीरियसली ले रहे हैं? फिगर्स काफी सर्ज हो रहे हैं लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन बहुत नहीं हो रहा है, और ऐसे में जो इन स्टॉक्स में डिप है उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? हेल्थ वाइज तो बहुत सीरियसली ले रहे हैं, वेल्थ वाइज मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा, बिकॉज बाजार एक ही कारण से 2 बार नहीं गिरता है। और रही बात पीवीआर की, पीवीआर तो स्ट्रगलिंग हो जाएगा अगले 2-3 साल के लिए। इंडिगो की प्रॉब्लम मुझे कोविड नहीं लगती, मुझे लगता है तो एयर इंडिया जो पहले बहुत ही दुर्बल सा एयरलाइन था, अब वो टाटा का बैकिंग में आ गया। राकेश झुंझुनवाला की आकाशा एयरलाइन स्टार्ट हो रही है, तो मतलब इंडिगो को फॉर्मिडेबल कंपटीशन आने लग गया है, वो एंगल से देखना चाहिए। बट कोविड से बाजार को उतना कुछ नहीं है, एक दिन का झटका पड़ता है, गिर जाते हैं, वापस बढ़ जाते हैं। मार्केट बहुत फास्ट हो गया वीरेंद्र जी। अब क्या होता है, पहले तो 2-2 महीने लग जाते थे हर आदमी को चीज पता होने में। सुबह अखबार में पढ़ते थे हम, मैगजीन्स में आते थे, अब तो आधे घंटे में व्हाट्सएप ग्रुप में हर चीज ऑल ओवर इंडिया आ जाती है। तो उसी दरवाजे से सबको निकलना है और उसी दरवाजे से सबको घुसना है। इसका ये मतलब है कि डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म जो है वो सुपरसोनिक स्पीड पे हो गई है। बसंत जी की एक लाइन आप हमेशा याद करके रखिए,
और वो बहुत ही धीरे से ये कह के निकल गए कि एक ही कारण से बाजार ना 2 बार गिरता है ना 2 बार बढ़ता है, और वो है कोविड। अगर एक बार आपने डिप आती हुई देखी, न जाने कितने इंस्पेक्शंस बढ़ते रहें, इस वजह से बाजार में गिरावट नहीं आएगी। बसंत जी, आप बात कर रहे थे नए पैसा निवेश करने की, ग्लोबली लिंक्ड आपने ऑटो एंसिलरीज पर कुछ रुझान व्यक्त किया। अलावा इसके नया पैसा और कहां-कहां जा रहा है आपके पीएमएस में? हमारे पीएमएस में नहीं जा रहा है, लेकिन हमें लगता है जिसको समझ में आता है उसको आईटी क्षेत्र में ये नहीं सोचना चाहिए कि महंगा हो गया है, बिकॉज आईटी अगर आप देखेंगे तो वो यूएस प्ले है डायरेक्ट। तो नैस्डैक अच्छा करेगा, डाउ जोन्स अच्छा करेगा, तो हमारी आईटी कंपनियां अच्छा करेगी, क्योंकि लिस्टेड तो वो इंडिया में है, लेकिन उनका सारा कारोबार वही हो रहा है जहां डाउ जोन्स और नैस्डैक की कंपनियां हैं। तो यूएस ऑपरेशंस वाली इंडियन कंपनीज है ये, वो जिसको समझ आता है देखना चाहिए। फार्मा में मुझे लगता है उतने कोई बहुत बड़े मौके नहीं नजर आते हैं, जबकि वो भी ग्लोबली लिंक्ड है, तो इस एंगल से देखना चाहिए। बसंत जी, आईटी पर जरा चर्चा और विस्तार से कीजिए। मिड कैप या लार्ज कैप? मिड कैप में ग्रोथ ज्यादा होता है, पैसे ज्यादा बनते हैं, समझ वाली बात है। लार्ज कैप में किसी को कुछ समझ नहीं है, एचसीएल टेक ले लीजिए, रिकमेंडेशन नहीं है, हमारे पास भी नहीं है ये। बट ये एंगल से आपको ये है कि देखिए, अगर मार्केट गिरेगा तो पहले तो डॉलर 78-80 हो जाएगा, बिकॉज फॉरेनर्स पैसा निकालेंगे। जब डॉलर 78-80 हो जाएगा तो ये ऑटो बैलेंसर्स है, अपने आप आईटी कंपनी बच जाएगी, बिकॉज उनको रेवेन्यू बढ़ जाएगा उनका। और अभी तो मैं कोई कॉन कॉल सुन रहा था जहां पे कोई कंपनी ने कहा कि मुझे 10,000 और आदमी मिल जाए तो मैं ले लूं, मुझे आदमी नहीं मिल रहे हैं। तो आईटी सैलरीज बढ़ेगी। और शैल जी, एक खास बात ये है कि हमारे मॉल्स, हमारी कंजम्पशन जो है वो आईटी वाले लोग ड्राइव करते हैं। वही वीकेंड को जाके कार्ड स्वाइप करते हैं, उनके पास ही पैसा है, और वही बैंगलोर और एनसीआर एरियाज में, हैदराबाद में जाकर वही इंडियन कंज्यूमर जो है ना, वो वही रिवाइव करता है। तो अगर आईटी अच्छा करेगा तो आगे पीछे डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी ठीक होनी चाहिए। अच्छा, चलिए, आईटी पर आपने चर्चा करी। मिड कैप में कुछ पसंद आता हो? आपने लार्ज कैप में रुझान बताया एचसीएल टेक पर, वो राय नहीं है, ध्यान दीजिए, बसंत जी ने कहा है, लेकिन उसे आप देख सकते हैं। मिड कैप आईटी में कुछ पसंद आता हो बसंत जी, उस पर भी जिक्र कीजिए। नहीं, मुझे आइडिया नहीं होगा ज्यादा मिड कैप आईटी का, हम देखते नहीं वो। अच्छा, चलिए, और जैसे जैसे बसंत जी चर्चा कर रहे हैं बाजार की, यहाँ पर इंट्राडे हाइस लगते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब, निफ्टी को लाइए 17,730, अब 100 अंक की आपको एक सेंचुरी आती हुई दिख रही है, और अब 400 अंकों पर बैंक निफ्टी 36,830 आपके सामने। बसंत जी, कुछ व्यू आप रखेंगे ओल्ड टर्म स्टॉक्स पर? जैसे कि हम लोग पहले जब बाजार में जोड़े चर्चा होती थी, एलएनटी की, अल्ट्राटेक सीमेंट की, ग्रासिम की, पुरानी जो कंपनीज हैं, स्मोक स्टैक कंपनीज, केपेक्स साइकिल भारतीय बाजारों में और अर्थव्यवस्था में लौटता हुआ। अगर ऐसा देखें, हमारे पास है नहीं, रिकमेंडेशन नहीं है। अल्ट्राटेक बेस्ट ऑफ द लॉट है। रोज सुबह अल्ट्राटेक जब उठता है तो वो सोचता है मैं क्या दाम सेट करूं सीमेंट का ऑल ओवर इंडिया। 33% या 30% उसका मार्केट शेयर है, और सालाना आपको 15 से 18% सीएजीआर देगा। ये एचडीएफसी बैंक है सीमेंट स्पेस का, अल्ट्राटेक। तो हमारे पास है नहीं, लेकिन किसी को ज्यादा समझ नहीं आया तो अल्ट्राटेक तो मस्ट बाय होता है पोर्टफोलियो के लिए। एलएनटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छी है, एलएनटी की सब्सिडीज अच्छी कर रही है, तो लोग कहते हैं एलएनटी का भाव बढ़ना चाहिए क्या? मुझे नहीं लगता सब्सिडीज के भाव से पेरेंट का भाव बढ़ेगा, बिकॉज पेरेंट कभी भी सब्सिडीज को जाके बेचेगी नहीं। लेकिन ओवरऑल में एलएनटी और अल्ट्राटेक अच्छी है। मुझे तो अल्ट्राटेक पर्सनली अच्छा लगता है, हमारे पास नहीं है। चलिए, लेकिन मैं एलएनटी पे ही भाष्वरी साहब प्रश्न पूछने आ रहा था, लेकिन आपने जब कही दी इसकी बात कही दी तो मैं इसका प्रश्न दोबारा नहीं दोहराऊंगा। लास्ट एंड ट्रू को आपकी स्क्रीन पे 1948 पे याद रखिएगा, अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। अच्छा भाष्वरी साहब, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस, वोल्टास, हेवल्स, डिक्सन, इस स्पेस को भी आपने CY21 में बहुत शानदार करते हुए देखा। इस स्पेस में कोई स्टॉक आप लोगों ने इस वक्त लिया हुआ है क्या, जिसपे आपको लगता है कि हाँ अच्छा स्विंग मिल सकता है? नहीं, हम देखते हैं इसको, बट बहुत महंगा है। मतलब 50 के पी पे सिक्लिकल स्टॉक अगर रहे और 15% का ग्रोथ करे तो मुझे लगता है कि बहुत महंगा है। तो ये जो वोल्टास हुआ, जैसे आपने कहा, वर्लपूल हुआ, ये सब स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप 5 साल के व्यू से ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन 1 साल के व्यू से मुझे लगता है थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज कंफर्टिंग नहीं है।
बसंत जी, इन टर्म्स ऑफ अंडर वैल्यूएशन, मतलब बाजार कहाँ गलती करता हुआ आपको दिख रहा है? यानी कि स्टॉक्स और सेक्टर्स अंडर वैल्यूड हैं, लेकिन वहां पर बाजार का रुझान नहीं है। अक्सर हम लोगों ने ये देखा है, साल 2 महीने या 3 महीने इस तरीके का मूव रहता है कि बाजार ध्यान नहीं देता उन सेक्टर्स पर, और उसके बाद 5-7 दिन में ऐसी तेजी आती है कि वो देखते ही बनती है। कौन से 1 या 2 ऐसे सेक्टर्स जो आपको लगता है अंडर वैल्यूड हैं और वहां पर अगले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में मूव आएगा लॉन्ग साइड पर? एक तो मेटल्स बहुत अंडर वैल्यूड है शैल जी, हमारे पास है तो ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। दूसरा, बैंक्स बहुत अंडर वैल्यूड है। एक एनआरआई ओन्ड बैंक है इंडसइंड बैंक, हमारे पास नहीं है। उसमें भी अभी झमेला हुआ था कि वो लोन कर दिए थे, नहीं किए थे। तो ये सब बैंक्स देखनी चाहिए, बिकॉज अगर इनका डिलीवरी सही आया तो बड़ा पैसा तो इधर ही बनेगा अंडर वैल्यूएशन में। ओवर वैल्यूएशन में तो सिर्फ मार्केट डिटरमाइंड रिटर्न्स बनते हैं, बट सेफ्टी से अंडर वैल्यूएशन देखना है तो मेटल्स में बहुत अंडर वैल्यूएशन। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपको पसंद आता हुआ इंडसइंड बैंक। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको अपने चेक्स खुद करने हैं, लेकिन बसंत जी की राय सीमेंट स्पेस में अल्ट्राटेक, एल&टी, कैपिटल गुड्स में और बैंक्स में इंडसइंड है। बसंत जी, एफएमसीजी से परे रहेंगे आप हमेशा की तरह? नहीं, मुझे लगता है हिंदुस्तान यूनिलीवर किसी को देखना चाहिए, हमारे पास नहीं है फिर वापस। बट ये सब स्टॉक्स इतने पिटे हुए नहीं रह सकते हैं। हाँ, तो ये सेफ्टी वाले शेयर है। इससे ये नहीं होगा कि आप वैगन आर से सीधा होंडा सिटी चलाने लग जाएंगे, बट वैगन आर आप बड़े मजे से चलाएंगे, अच्छे लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, ब्रिटानिया हो, जो स्टॉक्स 1-2 साल से कुछ किए नहीं है और डिविडेंड जो अच्छा करे, और जो मर्जर हो गई यूनिलीवर की उसके साथ, तो मुझे लगता है ये स्टॉक्स देखने चाहिए, या कोई डाबर देख ले। बट बियॉन्ड दैट शैल जी, इसमें बड़ा पैसा नहीं है। यहाँ पे आप चमत्कार नहीं कर पाएंगे, वही चीज है। बसंत जी, आप मुझे 25 साल से जानते हैं, चमत्कार की तो मैं कभी संभावना करता ही नहीं। बस आप समझिए कि बाजार में आप 30, 35, 40 साल एग्जिस्ट कर लीजिए और रिटर्न बाय प्रोडक्ट होता है परेशानी और यूं समझिए कठिनाई में ना पड़ने का। बाजार लंबी अवधि में दोनों हाथों और दोनों पैरों से बांटता है, और छोटी अवधि में सिर्फ वीरेन जी ऐसे लोग हैं जो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी बता देते हैं। हम तो लंबी खेल के और रेस के घोड़े हैं, और आपको ये बढ़िया बढ़िया सौदा बसंत जी बताते हुए दिख रहे हैं। बसंत जी, आखिरी प्रश्न ये बताइए, कोई ऐसी इच्छा रह गई हो सन 2021 में जो पूरी नहीं हुई हो और उसकी आप उम्मीद कर रहे हैं कि सन 2022 में पूरी हो जाएगी? कोई बाहर रोड ट्रिप पे जाना चाहते हैं कोई कंट्री में, लेकिन अभी जाना नहीं चाहते, जा नहीं सकते, क्योंकि वहां अगर कोविड हो जाएगा तो कौन से अस्पताल में रहेंगे, और वो डॉक्टर मेरी भाषा समझेगा कि नहीं पता नहीं। तो कोविड चला जाए तो कोई कंट्री रोड ट्रिप पे जाएंगे। जबरदस्त चलाते हैं बसंत महेश्वरी साहब, वो मैं यहाँ पर जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन रोड ट्रिप की जो इच्छा है आपकी वो जरूर पूर्ण हो सन 2022 में। बसंत जी, इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मान के चलता हूँ जो आपके पीएमएस में निवेशित हैं निवेशक, उनका सन 2022 में 21 के मुकाबले और ज्यादा रिटर्न आता हुआ दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बसंत जी।